बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज वो दिन है जब हफ्तावार प्रोग्राम मैं करता हूं आपके हरदल अजीज सर हैदर मेहदी के साथ। बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ है इस प्रोग्राम की वजह से, जो सर हैदर मेहदी हफ्ते में 2 दिन करते हैं। बलूंगड़ों को आग लग जाती है क्योंकि बड़े साहबों की दुम के ऊपर पैर आ जाता है बड़े जोर का। और मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज कर जाता हूँ, लेकिन सर हैदर मेहदी पैर रख के मरोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से जो चीखें निकलती हैं वो सुनाई देती हैं, जो है ना, 7 समुंदर पार हम लोगों को। और हमें सुनाया जाता है कि जनाब, हम जो है वो बैरून मुल्क ममालिक से जो इश्तिहारी मुलजमान है उनको बुलाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके लिए इनको एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कोई एतबार ही नहीं करता, इनकी किसी औकात के ऊपर, इनकी किसी बात के ऊपर कोई एतबार ही नहीं करता। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो इस वक्त एब्यूजेस हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जर्नैल जनरल बाजवा जैसे कर रहे हैं, वो उनकी वजह से अभी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने वीलॉग भी परसों किया। उजैर घुम्मन भांजा है जनरल बाजवा का, जो पहले इंग्लैंड आना चाहता था, फिर वो कनाडा आना चाहता था। उसको टारगेट भी दिया गया सर हैदर मेहदी को कि जी आपने इसको टारगेट करना है। लेकिन कनाडा की जो अथॉरिटीज हैं, वो जाहिर बात है वो उन्होंने कहा कि इसके मामे के जो इतने इंसानी हकूक के जो जितने जितने बड़े बड़े जुराइम है, उसके बाद ये आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर है और यहाँ सफारतकार बन के आ रहा है। तो ये तो काम ही गलत करने आ रहा है, तो उसको घुसने ही नहीं दिया कनाडा वालों ने, और अब वो तुर्की जाके बैठा हुआ है। तो पहला सवाल सर हैदर मेहदी ये है कि वो जहर घुमन तो तुर्की पहुंच गया सर। तो आपके ख्याल में सर ये तुर्की वालों को जोर जबरदस्ती मनवाया गया होगा? मेरा तो यही ख्याल है कि जोर जबरदस्ती उसको तुर्की भिजवाया गया है जनरल बाजवा के भांजे को। और दूसरा सर, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि ये तुर्की जाके करेगा क्या सर, ये आईएसआई का अंडर कवर ऑफिसर? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू। आदिल, ये एक जो आमिराना और फैसिस्ट टोटलिटेरियन रिजीम की जो सबसे बड़ी अक्कासी होती है वो ये होती है कि आप अपने ख़ानदान के जो लोग हैं ना उनको लगाते हैं आम ओहदों पे, इसलिए कि आपको खौफ होता है कि हमें किसी तरीके से उड़ा ना दिया जाए। और ये बाय द वे हज़ारों साल से चल रहा है। जितने आप बड़े-बड़े देख लें एम्पायर्स हैं, वो अपना चाचा, मामा, बेटा, फिर कभी-कभी उन्हीं का चाचा, मामा, बेटा किसी की माँ भी मार देती है अपने बेटे को। ये भी हमने देखा है। तो बाजवा का ऑब्वियसली ये इंटेंशन था कि किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुँचाया जाए और उसने इस आदमी को यहाँ पोस्ट करने की कोशिश की, जो कि ये जो बैठे हैं कनाडा में, ये कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेले हुए, इनको भी सब पता है, बहुत ज़्यादा पता है। और बल्कि इन्होंने तो मुझे क्लियर कहा है कि भाई साहब, जो पाकिस्तान में इस वक़्त हालात जिस तरीके के हैं, अगर आप बड़े अव्वल नंबर के कोई व्हीलर डीलर भी होते या कोई बदमाश भी होते ना, मतलब वो बड़े उन्होंने हँसते हुए कहा, हम फिर भी आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करते, इसलिए कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो उस किस्म का मुल्क है हमारी कैटेगरी में, जहाँ पर इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। फिर दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी होती, हम फिर भी आपको एक्स्ट्राडाइट ना करते। तो एनीवे, ये इन लोगों को, ये बोंगा जिसका प्लेटून कमांडर कहता है कि इस बंदे को लेफ्टिनेंट कर्नल तक भी बड़ी मुश्किल से ये पहुंचता, ये आर्मी चीफ बन गया। ये बड़ा बड़ा अफसोस का मकाम है। आदिल, आप सोचें, हम लोग, मैं और आप, हम फौज में रहे हैं। मैं अभी एक सुबह देख रहा था, जो वजीरिस्तान की एक है कि वो बेचारा जवान खड़ा हुआ है, खुली गाड़ियों में ये बेचारे फिर रहे होते हैं, साइड पे सिर्फ टीन लगी हुई होती है। उनके लिए तो इनके पास कोई बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है, बुलेट प्रूफ नहीं है। खुद ये जर्नैल जो है धन धनाते फिरते हैं शहरों में, कंटोनमेंट के अंदर 20-20, 30-30 लाख, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में ये अपने आप को महफूज करना चाहते हैं, अपनी बीवी और बच्चों को करना चाहते हैं। और अगर ये पैसा जो इन्होंने हमारा खून चूसा है मुल्क का, अगर ये पैसा कम से कम उन बख्तरबंद गाड़ियों पे लगाते वजीरिस्तान में, जहाँ आईडी ऑपरेशन होते हैं, आप तो 3 में इन्वॉल्व हैं। आदिल, अगर आपके पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होती या बुलेट प्रूफ किसी किस्म की चीज होती, तो आप ना जख्मी होते और आपने अपने हाथ में लाशें ना उठाई होती। मेरी मेरी ये गाड़ी के जो, अंदर सर मेरे जवान कीमा बन गए सर, क्योंकि वो अल्लाह, एक पतली सी चादर लगाई होती थी पीछे डाले के ऊपर, जो आज दिन तक लगी हुई है सर। और इन्ना यही आपकी लिल्लाहि वाली व बात है सर। तो सर मैं इसको एक मुख्तसर करता हूँ, सवाल अगला इसी से रिलेटेड करता हूँ ताकि आप जोड़ के जवाब दे दें। लोग बुरा तो मानेंगे, आपको आधी बात के अंदर टोक दी है, कथा कलामी नहीं नहीं, माफ कोई करें। बात नहीं।
लेकिन सर वो एक मैंने इंडियन जर्नैल का, इंडियन डिप्टी डीजीएमओ का मैंने किस्सा सुनाया जनरल लद्दड़ ल- का, जिसकी बीवी लुदर उसको कहती थी कि लद्दड़ बंदा जर्नैल हुए ते पाक आर्मी विच हुए। तो सर ये जो इन लोगों को किसी किस्म का कोई गम का आपको नजर आता है कि अब बलूच रेजिमेंट की सिर्फ मिसाल ले लें कि बलूच रेजिमेंट का जनरल मुजम्मल हुसैन भी बड़ा जबरदस्त जनरल है, बलूच रेजिमेंट का ही है, लेकिन बलूच रेजिमेंट का जो भी चीफ बना है सर, पिछले दो चीफ की मिसाल आप ले लें, उन्होंने सर एक बलूच रेजिमेंट का अपना कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी जो है सर, वो भी जनरल जावेद इकबाल जो है वो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बना, और ये जो चीफ बने हैं सर, इन्होंने जो जो कुछ गंद घोला है इस वक्त मुल्क के साथ सर, तो ये बलूच रेजिमेंट ने क्या ठेका लिया हुआ है सर? उसके बाद सर ये जर्नैल जो है, क्या इनको एहसास नहीं है कि इस मुल्क में जिसके ऊपर वो हुक्मरानी करना चाहते हैं, जिसके सर पे वो अय्याशी करना चाहते हैं, अगर ये मुल्क ही कायम ना रहा और उस मुल्क में उनकी इज्जत ना रही, तो फिर ये कहाँ जाएंगे सर? आदिल, बहुत अच्छा सवाल है और इसका हम बहुत दफ़ा मैं आपके साथ भी और हमें ज़िक्र किया कि ये सारा मसला है असेसमेंट का, कि आपकी इनकी जो अपनी एप्रिसिएशन ऑफ द सिचुएशन है ना, असेसमेंट है कि जी पाकिस्तान के हालात हम काबू कर लेंगे या नहीं। इनकी असेसमेंट है कि ये काबू कर लेंगे, और ये जो इतना शोर-शराबा होता है इमरान को जिस तरह अरेस्ट करने का किया, वो पता नहीं सज्जा दिखा के खभी मारने के चक्कर में थे कि किसी तरीके से वो जो मिनी बजट है वो सामने ना आए, जो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के लिए बंदा आया हुआ है उससे हटाएँ, ये मुझे नहीं पता। इनकी असेसमेंट ये है कि ये हालात को कर लेंगे, और शायद आप ही ने कहीं ज़िक्र किया था कि जब ये वापस आए हैं आसिम, और इसने लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, इसने पतलून उतार दी डीजीसी की और डीजीआईएसआई की कि ये कैसे तुम लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं हैंडल किया। मैं आपको ना, ये बहुत ज़रूरी है आदिल, ये मैं 2 दफ़ा पहले भी अपने वीलॉग में भी इसरार कसाना को भी कहना चाहता हूँ और आपके कर्टसी से भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मसला जो है ना, एक तो ख़ैर ये आमरीत है जो कि हम पर पड़ी है, करप्शन, लेकिन इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन ये है कि पाकिस्तान का, ये मैं 2022 और 23 के बजट से मैं आपको फिगर्स लेके दे रहा हूँ। पाकिस्तान का पूरा जो बजट था वो 8,700 अरब रुपया का है 2022-23 का, ये मौजूदा साल का। उसके अंदर से तकरीबन 2,300 अरब रुपया जो है वो फ़ौज का ऑफ़िशियल बजट एलोकेशन है, जिसमें 400 बिलियन की पेंशनें भी शामिल हैं, जो ये नहीं शामिल करते थे कि लोगों को नज़र ना आए कि हमारा खर्चा कितना है, लेकिन 2,300 अरब फ़ौज को जाता है। उसमें से, और उस 8,700 अरब में से 3,750 अरब जाता है उधार वापस करने के लिए। म म ज आसान उर्दू में ये है कि ₹100 में से 23 रुपए फौज ले जाती है, तकरीबन 40 रुपए जो है ना, वो आपकी ले जाती है, 46 रुपए आपकी ले जाती है उधार वापस। 72 रुपए जो है 100 में से जो पाकिस्तान के पास पैसा होता है वो इन 2 हेड्स में जाता है। बाकी रह जाता है 28 रुपए। 28 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए खर्च होता है कौम की तरक्कियाती काम के ऊपर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, सड़कों पर। अब आप ये अगर समझ लेना हमारी कौम कि असल मसला ये है, ये जो इजारादारी है ना मईशत पे, हमारी रिसोर्सेज पर, जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, ये उसको बचाने के लिए करें, बिकॉज इसमें फौजी जर्नैलों ने मिला लिया अपने साथ करप्ट पॉलिटिशियन, शरीफों जैसे, जरदारी भुट्टो जैसे, चूंकि उनके भी कारोबार हैं, और इनके साथ इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला लिया चूंकि उनके भी कारोबार है। तो ये तीन का गठजोड़ मिलके ब्यूरोक्रेट्स भी इन्होंने सर, अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स और जजों को मत भूलें प्लीज। नहीं नहीं, मैं एक बात, मैं इसको इसी तरह कंप्लीट कर रहा हूं। इन तीनों को मिला के इन्होंने सबसे पहले तो मईशत पे कब्जा किया, रिसोर्सेज पे कब्जा किया। फिर इसको इन्फोर्स कैसे करते हैं? ये इन्फोर्स करते हैं जजेस के थ्रू, पुलिस के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। और ब्यूरोक्रेसी सबसे तेज जो इनको बताती है कि भाई ये तरीका जो है ना, ये तरीके से आप इस तरह करें, इस तरह करें। सीएमए में आपको पता है किस तरह ये 20%, 30% टॉप मारते हैं, जाली बिल सबमिट कराते हैं, ब्लैक फंड में पैसा डालते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 3% कमीशन लेता है सीएमए, जो कंट्रोलर और मिलिट्री अकाउंट्स के लोग हैं इनका बिल पास करने के लिए। पहली तो बात ये हो गई। अब आप दूसरी बात पे हैं, जो इनके पास लेकिन जो सर पैसा, वो तो करप्शन सर, सिस्टमेटिक करप्शन है ना, कि यूनिट का क्यूएमजे जो है, क्वार्टर मास्टर जो जेसीओ है, वो जब पाउडर की गुत्थी देता है उधर, वहां पे एलए को देता है और इस तरह देता है दाएं बाएं,
ऑडिट क्लियर इसी तरीके से कराए जाते हैं। तो फिर ये सर सिस्टमेटिक ऊपर तक टॉप तक तो वही चल रहा ना। आप कहते हैं कि फौज आपकी बिल्कुल पाक साफ है, उसमें इशू है ही नहीं, तो नहीं, ये तो कौन फिर कहता है? पूरे का मैं तो पूरा खैर प्रॉब्लम यहाँ पे भी है सर। आदिल, मैं तो कभी भी नहीं कहता फौज पाक साफ है। मेरे पर बड़ी क्रिटिसिज्म आती है, वो मैं अपने कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ कि मेहदी साहब ये कुछ काली भेड़े हैं। लेकिन मैंने सर कहा देखो, एक 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 ऑफिसर जो कमीशन लेता है उसको सिखाया ही ये जाता है, उसकी पार्ट ऑफ ग्रूमिंग में पीएमएमएस को कहा जाता है कि प्रैक्टिकल यूनिट लाइफ 180% ऑपोजिट है। you'll have to detrain yourself once you go to your regiment or your battalion। जब वो अपनी बटालियन में पहुंचता है तो वहां पे रेजिमेंट में पलटन में पहुंचे उसको पता चलता है कि यार यहाँ पे पाउडर की गुत्थियां भी देनी पड़ती हैं और यहाँ पे एलएस को कुछ भी करना पड़ता है ऑडिट क्लियर करवाने के लिए, और उसके अलावा बिल पास करवाने के लिए, एमईएस के भी खाते कराने के लिए, ये तमाम चीजें चलती हैं। तो फिर सर ये तो मतलब उस बच्चे को तो पढ़ाया ही या ये जा रहा है, तो फिर उसने तो ऊपर तक फिर वही सिस्टम लेके चलना है ना सर। तो सिस्टम का फ्लॉ है ना सर, ऑफिसर का जी फ्लॉ तो नहीं है या आदिल, जवान का फ्लॉ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं सिस्टम के फ्लॉ की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी सिर्फ बजट की कंप्लीट कर रहा हूँ। जो जो फौज का 2700 अरब रुपया इनको जाता है ना, और मैंने आपको बताया तकरीबन 4000 अरब जो है वो जाता है उसके पास लोन के लिए। ये मुझे इकोनॉमिस्ट ने बताया जो हुकूमत में काम करते हैं, जिनके पास ये डेटा है। उन्होंने कहा जी, जो इसमें से 50% उधार हम लेते हैं ना, जो हम वापस करना होता है, ये 50% उधार जो है ये होता है फौज के लिए। अगर आप वो भी डाल देना इसमें, तो फौज के पास 50 रुपए जाते हैं 100 में से मुल्क के पैसों का। अब आ जाए इनका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तकरीबन 570 अरब रुपया इनकी तनख्वाहें, 370 अरब इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंतजामी अखराजात, 411 अरब रुपया इनके जो ये असासे बनाते हैं, बंदूकें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बम खरीदते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदते हैं, टैंक खरीदते हैं, फलाना फला। फिर इनको 175 अरब के मिलते हैं अपने तरह ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा करप्शन होती है। फिर 400 बिलियन मैंने पेंशन का बता दिया। फिर आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का 363 अरब रुपया, जिसका हमें नहीं पता। आदिल, किसी को नहीं पता ये पैसा कैसे खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, क्यों खर्च होता है। वो मैं एक इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था, वो कहता है कि इंग्लिस्तान में एक उन्होंने स्कॉर्सी हेलीकॉप्टर खरीदना था। महीनों डिबेट चलती रही कि हमें ये हेलीकॉप्टर, फौजी हेलीकॉप्टर था, अटैक हेलीकॉप्टर था, कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ से अपने हथियार और एमुनेशन यूक्रेन को भेज देते, हमें कोई पता नहीं। उधर से जो पैसा आ रहा है हमें नहीं पता वो पैसा किधर गया। चौकीदारी इन्होंने की कतर के फुटबॉल की, उसका पैसा है नहीं पता। आदिल, ये जो सिस्टम की खराबी है ना, ये टॉप पे है ये सारा। सर और मतलब हमारी क्लेप्टोक्रेसी ने, लेट मी सम इट अप लाइक दिस, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाता है। पाकिस्तान को के ऊपर क्लेप्टोक्रेसी काबिज, और क्लेप्टोक्रेसी का बॉस जो है, टॉप बॉस, वो आर्मी चीफ है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा डंडा है। हाँ या नहीं सर, ये बताएं। बिल्कुल हाँ, हंड्रेड अच्छा, परसेंट अगर हाँ तो हाँ सर, तो इस वक्त जो आपका आर्मी चीफ है, इस वक्त जो ड्राइंग रूम डिस्कशन चल रही है, एक थर्ड क्लास किस्म के जो लोग हैं पाकिस्तान में, जिनकी कोई औकात ही नहीं थी, जो मीडिया चैनल मलकान टाइप लोग हैं, जो दगड़ दल्ले भी उनको कहा जा सकता है, जो हाईएस्ट पैसे के ऊपर बिकने वाले लोग हैं, वो क्लेम करते हैं, और वो सही क्लेम करते हैं क्योंकि उनकी तस्वीरें हैं आर्मी चीफ के साथ। वो कहते हैं वो अपना ताबेदार बच्चा है, कोई मसला ही कोई नहीं है। तो सर जो, और मरियम नवाज साहिबा की कहा जाता है कि फोन कॉल आए तो बिल्कुल शन होके सुनी जाती है उनकी बात, और यस बॉस के तौर के ऊपर सुनी जाती है। क्योंकि कुछ इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोज सर्कल के अंदर जिक्र किया है कि इन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया चीफ बनाने का, ओटीएस के चीफ बनाने को, लिख के भी दे के आए हैं, गारंटियां दे के आए हैं। तो अब सर जो आपका क्लेप्टोक्रेसी का बॉस हो गया, या चलो आर्मी चीफ हो गया, जो वो बंदा अगर चोरों के हुक्मरान, वो चोरों के हुक्म सुन रहा है, यस बॉस, यस सर, यस मैडम कर रहा है, तो पहला सवाल ये है कि क्या उसकी कौम इज्जत करेगी? और अगर कौम इज्जत नहीं करेगी, जारी बात है जवाब ये है, तो फौज उसकी फिर कैसे इज्जत कर रही है सर? मेरा सवाल ये है। आदिल, फौज तो इज्जत उसकी नहीं करती, बिकॉज फोन है सबके पास। वो मैंने आपको बताया वजीरिस्तान मेरे पास, उस जब से मैंने वो बात की तो मुझे और बड़े सिपाहियों ने मैसेजेस भेजे हैं कि सर ये बड़ा बेगैरत आदमी है, इसने अपना, आप सही कहते हैं, पाकिस्तान की माँ बेच दी, हमारा तो बस चले। तो और बहुत उन्होंने खतरनाक बातें की जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ। देखें, आर्मी के सिस्टम का क्या फ्लॉ है, सबसे बड़ा क्या फ्लॉ है आदिल? वो फ्लॉ ये है
कि अच्छा अफसर ऊपर प्रमोट हो के आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर अच्छा अफसर है भी तो बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी उसकी निकाल दी की जाती है, उसके अंदर टायर के ट्यूब डाल देते हैं जब वो जर्नैल बनता है, ठीक। वो बिल्कुल जुबान पे जिप लगा के वो काम करता है। पाकिस्तान के अंदर जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मैं उससे एक छोटा सा करता हूँ। ये मसला मिसयूज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर और मुल्कों में भी होता है। उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम डाला हुआ है विसल ब्लोअर्स का, कि अगर आप देखते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है तो आप इस फोन को करें, इधर ईमेल करें, बिल्कुल सीक्रेट होगा। वो तरीके भी बताएं कि आपकी आइडेंटिटी भी ना पता चले, फलाना फलाना फलाना। पाकिस्तान की फौज को काबू करने के बहुत और बहुत तरीके हैं फौज की, आर्मी की, चीफ की, लेकिन अगर मिसयूज ऑफ पावर है, कोई कप्तान मेजर अपने जेसीओ एनसीओ को कहता है कि हैदर मेहदी को उल्टा लटकाओ, इसके अंदर मिर्चें डालो, वो कहेगा सर ये गैर कानूनी है, मैं नहीं करता, और वो फिर ये जाके रिपोर्ट कर देता है। अभी तो किसी की सुनवाई है ही नहीं, आदिल, कहीं भी नहीं है। दूसरा, सिविलियन कोर्ट जब तक हावी नहीं आएंगे फौज के ऊपर के फौज का हर अफसर, जवान, एनसीओ, जेसीओ, उसके पास सिविलियन कोर्ट की रसाई होगी, ये नहीं होगा। आप आसिम की बात कर रहे हैं, मैं तो आई शडर। मैं जब बाजवा से मिल के निकला था, मेरी पहली फोन कॉल एक जर्नैल को थी कि मुझे तो खौफ है कि पाकिस्तान से, इंडिया से हमारी जंग ना हो जाए। ये इस जैसा बोंगा बोंगा तो मैं नहीं कहा था, मैंने कुछ और अपने बड़ा फ्लावरी लैंग्वेज में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये हमारा आर्मी चीफ है। आई वाज शॉक्ड टू सी हिम। सिस्टम की आप बगलोल भी तो खराबी देखें। आपने नाम दिया है सर, पूरी कौम अब उसको बगलोल ही बोलती है। नहीं, वो तो इसके कोर्समेट ने मुझे बताया, वो कहते जी बगलोल नहीं, बंगा बगलोल कहते थे इसको, दो नाम थे इसके। ब- और इसकी फैमिली कहती है कि ये वो क्या कहते हैं यार, वो कौन सी मासी जो आग लगाती है, अ, मासी मुसीबतें सर, फप्पे मासी कुट्टन। मुसीब है। फप्पे कुट्टन। हाँ, बब्बे गुड्डन है, कहते हैं ये इसके कि ये बड़ा नफसियाती मरीज है, बहुत इसकी प्रॉब्लम। देखिए, हम जात से मैं हट के भी एक आता हूँ। हमारा मसला क्या है कि फौज इतनी ताकतवर फोर्स है, 6.5 लाख उसके पास बंदूकें, हर चीज है। अगर उसका एक आर्मी चीफ ऐसा आ जाए जो उस पावर को इस्तेमाल करके इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दे, तो ये हमने कैसे रोकना है? हमने इस चीज पर फोकस करना है। बाजवा आ गया, चला गया, आसिम मुनीर आ गया, चला जाएगा, पता नहीं कैसे जाएगा, इज्जत से जाएगा, बेइज्जत होके जाएगा, हमें नहीं पता। हमने इस सिस्टम को ठीक करना है आदिल, कि इस सिस्टम के अंदर इतने ढक्कन किस्म के लोग, जो जिस तरह आसिम है, कॉम्प्रोमाइज आदमी है, अपनी प्रमोशन इसने मैनिपुलेट की, 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था, इसका हक ही नहीं बनता था आर्मी चीफ। मेरी नजर में इलीगल आर्मी चीफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ है। और जिस तरीके से इसने मरियम और नवाज शरीफ को, जो आप कह रहे हैं, लिख के इसने अंडरटेकिंग दी है कि मैं एलिमिनेट कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय पीटीआई। मोहसिन बेग जैसे ढक्कन फ्रॉडिये, ड्रग्स में इन्वॉल्व, कार स्मगलर, शराब का कारोबार करने वाले, धेले का उसने आज तक कभी कोई आर्टिकल नहीं लिखा, जर्नलिस्ट बना रहता है। मोहसिन नकवी जैसा टाउट फ्रंटमैन, जरदारी, वो इसका यार है गार। आप, और उधर से हाफिज कहते हैं अपने आप को। मुझे तो बड़े लोग कह रहे हैं सर ये झूठ है, हाफिज उफिज कोई नहीं है, शायद मुश्किल से इसने 2 सपारे हिफ्ज किए होंगे। मुझे तो कहीं से भी ये हाफिज नहीं नजर था, मुझे तो कहीं से इसके खौफ नहीं ज्यादा। मुझे तो एक और बड़ी खौफनाक चीज बताई गई, मुझे बताया गया ये इसके फैमिली के बहुत करीबी जो लोग इनको जानते हैं, वो कहते हैं ये कन्विंस्ड है कि इमरान जो है वो उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। वो मैंने कहा किस बेसिस पे? कि वो कहता है जी ये जो है ये जाइनिस्ट एजेंट है। मतलब आप सोचे, आपके आर्मी सर चीफ। ये इसके जनरल आर्मी चीफ के मामू जान जो है, उनका तलक जनरल बाजवा के ससुर के साथ रहा हुआ है, ये आपने कंफर्म बात की, ब्रेकिंग न्यूज दी थी सर। हंड्रेड यही बात परसेंट है सर जी। तो हंड्रेड फिर परसेंट जाहिर बात है सर, जनरल बाजवा के ससुर के साथ जो बैठता है उसके ख्यालात भी वही होंगे, और उसने भांजे के भी वही बताया होगा आगे से जाके सर। अच्छा। और आप सोचें कि बाजवे ने, जब बाजवा चीफ था, बाजवे ने कितने लोगों से कहा होगा कि इस तरह की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स निकालो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकालो, और इनको फैलाओ अफसरों के अंदर कि ये इमरान तो बड़ा खतरनाक आदमी है, और जो कि ये कर रहे हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कल, पता नहीं आपको, वही हमारे कॉमन सोर्स है, उसने कहा कि जी पूरे यंग ऑफिसर्स की तकरीबन ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है रोज बरोज के, ये जो बंदा है। देखें जी, मेरे पास ना, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, और हमें अब लोगों के नाम लेने पड़ेंगे कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त
हमारे हालात के, और मैं फौजी जर्नैलों के नाम ले रहा हूँ। उसमें मुझे माफ करें अगर कोई बंदा कहते जी मैं तो था लेकिन मैं डर नहीं था, ये मैंने लिस्ट एक बनाई है। जनरल सर बाजवा, सर जनरल नदीम रजा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। मैं नदीम रजा की जगह होता ना, मैं खुदा की कसम रिजाइन करके चला जाता घर कि यार ठीक है मैं जा रहा हूं, नहीं गया। जनरल अजहर अब्बास, नराज नसरीन रिटायर हो गया। जनरल साहिर शमशाद, वो घूंघट लेके बैठा हुआ है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंदर। जनरल नदीम अंजुम, DGISI, जो कि मेरा ख्याल है बाजवे के साथ लटकेगा। जनरल इफ्तिखार, DGMI जो था बाजवे का, अब जाके कमांडेंट PMA। आप सोचें यार, एक आदमी जिसने बाजवे को प्रमोट, एक्टिवेट, नैरेटिव बढ़ाने में सबसे ज्यादा बड़ा किरदार दिया, उसका पर्सनल सेक्रेटरी था, उसको DGMI बनाया, उसने वहां हरकतें की। अब वो हमारे अफसरों को जाके पढ़ा रहा है, तरतीब दे रहा है। फिर जनरल वाजिद अजीज जो करंट DGMI है, 12 डिव का आपका यारोगार। हाँ, 12 डिव का जो GSC था, यार तो नहीं है लेकिन आई नो। यार गार नहीं सर, फैमिली फ्रेंड है, मैं हया का पर्दा फिर भी रखूंगा सर, कोई क्या कह ठीक है, सकता ठीक हूँ है। मैं। अब वो जी सर, आदमी कर्नल अजीज जिसको, के बेटे मेरे वालिद साहब की मैं कदर करता हूँ सर, मेरे जी दादा जान जी के जी नहीं दोस्त हैं। बिस्व, मैं इसलिए लेकिन बात नहीं करता सर। अब वो DGMI, ठीक है, वो भी इसमें मुलविस है। फैसल नसीर, DGC। आमिर, कोर कमांडर गुजरांवाला, किसको नहीं पता उसने क्या किया है। फ्रंट मैन भी है जरदारी का, टाउट भी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में उसने अपने खानदान के और अपने सुने मुबैना तौर पर अकाउंट्स इस्तेमाल किए। आसिम मलिक AG, नहीं सर बड़ा अच्छा जनरल है, बड़े जबरदस्त बाप का बेटा है। और इस बड़े अच्छे बाप का और बड़े अच्छे अफसर का हमने अचार डालना है। और तुम AG थे यार, तुम्हारे अंडर सारा ये फौज के अंदर जो पकड़ दक्कर, लोगों को निकालना, लोगों के ऊपर तशद्दुद कराना, फौजी अफसरों की बात कर रहा हूं, लोगों को अरेस्ट करवाना, लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल कराना, लोगों को फौज से निकालना, ये आदमी बैठा हुआ था उसके ऊपर, आसिम मलिक। इससे पहले आमिर भी AG रहा हुआ है। इससे पहले फैसल, ये अपना क्या नाम है DGISI का यार, सर और जनरल जो नदीम हमारा अंजुम की पुराना बात कर, DGISI है, जनरल फैज हमीद सर। फैज फैज भी AG रहा हुआ है। ये सब रंगे हुए हैं इसके अंदर, ये बचा कोई नहीं है। बाबर इफ्तिखार, सबसे बड़ा एविडेंस खिलाफ बाजवा के जो प्रमोट करता था, आसिम मुनीर आ गया ना अब है। QMG भी रहा, कोर कमांडर गुजरांवाला भी रहा, DGISI भी रहा, DGMI भी रहा। मोहम्मद सईद इसका CGS, शाहिद लतीफ कोर कमांडर 10 कोर। नहीं सर बहुत अच्छा आदमी है, कमांडर स्टाफ कॉलेज। ओए, मैंने कहा कि अगर ये अफसर जो थे बाजवा के इर्द गिर्द 3-4 बड़े बड़े, ये बाजवा को कहते सर ये गलत काम है, हम आपको नहीं करने देंगे, इसका बाप भी ना कर सकता। ये सब इसमें शामिल थे, इनकी अप्रूवल इसमें शामिल थी, इनके इन इंटरेस्ट इसमें शामिल थे, इनके बेनिफिट्स इसमें शामिल थे। जो मैंने बजट को आपको बताया है, ये इस वजह से। और आज शाहिद लतीफ अगर 10 कोर कमांडर के, नहीं जी मैं तो 10 कोर कमांडर हूं, मैं तो चुप करके जो है ना यहाँ साइड पे जो है ना घूंघट में दुल्हन के साथ वाली जो होती है जो तबला बजाती है, मैं तो वो हूँ, मुझे नहीं पता ये दुल्हन जो है ये सही शादी कर रही है कि। ये कैसी बात हुई यार आदिल। सर 3 स्टार्स के आपने नाम ले दिए, मेजर जनरल फैसल नसीर जिसको आउट ऑफ द टर्न, मतलब जिसको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में नहीं नहीं, प्रमोट किया मैंने गया, और नाम उसके लिया, मैंने उसके जो नाम लिया, सेक्टर मैंने कहा कमांडर्स हैं उसके, हाँ फैसल नसीर, इसके जो सेक्टर कमांडर्स हैं सर, वो जर्नैल तो नहीं है ना, ब्रिगेडियर हो गए, जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है, ब्रिगेडियर फहीम रजा है, ब्रिगेडियर एजाज अहमद है। इन लोगों ने जो अब आज दिन तक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ये भी बिल्कुल शामिल है इनके साथ, जुर्म में बराबर बिल्कुल के शामिल है सर। 100%। ऐसी तो लिस्ट आदिल मेरे पास, तो मेरा ख्याल अगर मैं ऐसी लिस्ट बनाने शुरू करूँ ना सारे, तो मेरे पास मेरा ख्याल है 100 अफसरों के नाम होंगे, ठीक है ज्यादा ना। है सर, ये 150 अफसर हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और इनके नाम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो तमाम के तमाम जो है इंसानी हकूक की तंजीमें, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जिनको ये अपना बाप मानते हैं, उनकी हुकूमतों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम पहुंचा भी रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे सर। मुझे ये बताइएगा कि ये लोग कहते हैं कि एक बात बाजवा। कर दूं, एक जी बात जी कर सर। दूं इसमें। जी सर और या जी। मकबूल जान ने, वो मैंने भी पहले कहा था 50 जर्नैल 50 जज प्लान, उसने एंड में बड़ा उसने कहा कौवा जब तक लटकेगा नहीं ना, हम्म, खेत नहीं साफ होने लगे। ये हमें हम्म, कौवे लटकानी है, एक भी लटका देना, सबसे हम्म। बड़ा कौवा बाजवे को एक लटक जाए ना, आप देखें ये कैसे सीधे होते हैं। और सर बाजवा को तो लटकाने के लिए खुद तैयार हैं कि हम खुद बच जाएं, अपनी मनमानी कर लें, अपना इलेक्शन खींच लें। वो कहते हैं बाजवे ने कश्मीर का सौदा किया था, बाजवा डॉक्ट्रिन ने, हाफिज डॉक्ट्रिन जो है वो न्यूक्लियर एसेट्स का सौदा करेगी, और वो न्यूक्लियर एसेट्स की वहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम भी पहुंची हुई है सर।
मेरी इतलात तो खैर ये है कि वो सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, लेकिन आपकी क्या इतलात है इस बारे के अंदर से? आदिल, आए तो सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन मैं पीछे रिसर्च कर रहा था, मैंने कभी ये नहीं देखा था कि डायरेक्टर जनरल आईईएई का आया हो। इनके आते थे, इनका एक एनुअल इंस्पेक्शन जी, रिजीम 20 होता है। साल बाद सर, मेरे ख्याल में ये 20 या 30 साल बाद ये कोई इस तरह जी, का जी इनका आया है। एनुअल एनुअल इंस्पेक्शन रिजीम होता है, इनकी टीम आती है और जितने हमारे ये पावर प्लांट्स हैं ना न्यूक्लियर के, इनको जी इंस्पेक्ट करती है कि यार इधर सेफ्टी रेगुलेशंस ठीक हैं और या नहीं है, ये हमें पता है। ये डायरेक्टर जनरल आईईएई का आना जो है ना, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि वो क्यों आया है। और मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके अंदर हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं उनका कोई जिक्र है, 100%। और इसकी सर डायरेक्टर जनरल की स्पेशलिटी भी जो ओपनली बताता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वो डिसआर्मामेंट की स्पेशलिटी है इसकी। एब्सोल्युटली। नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट की इसकी जो है वो स्पेशलिटी है। तो इसका आना जो है वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है सर। कराची में अटैक हुआ है, आज हमारा जब इंटरव्यू हो रहा है पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, डीजी रेंजर्स को बहुत ज्यादा जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वक्त के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सर, इसको आप किस नजर से देखते हैं? यार अजहर वकास की बात कर रहे हैं ना, डीजी रेंजर, जो शायद जी पहले जी जी डीजीसी भी हाँ था। सर। जी सर, जी हाँ? नहीं सर, ये डीजीएमआई रहे हैं सर। टीजीएमआई जी रहा। देखो, इन्होंने इस किस्म के अफसर ऐसी जगहों पे पोस्ट किए हैं जिनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि बड़े इनके खासुल खास होती हैं, ठीक है ना, अजहर वकास होगा खासुल खास, अच्छा अफसर भी सर होगा। सर। लेकिन चक्कर ये है कि मुझे ये लगता है कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की है ना, जर्नैलों की, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, मुझे ये लगता है। इसलिए कि ये दूसरे कामों में ज्यादा तेज हो गए। इनकी जो रेजर शार्प माइंड होनी चाहिए ना, कि जैसे कोई हादसा हो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, या इन लोगों में इतनी सलाहियत नहीं रही कि ये अपने तौर पर फैसला करें, ये हुक्म का इंतजार कर रहे होते। इसने कॉल किया होगा किसी को, सीजीएस को किया होगा, वो सोया होगा, वो तो सर आपको पता है सर, वो किधर क्या काम करता है। कराची में तो सिस्टम ऑटो पे चल रहा होता है। एक जो चैन मेरे जहन में बात आती है, ये इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। पेशावर में भी पुलिस को निशाना बनाया गया और अब कराची में पुलिस को निशाना बनाया गया है। पेशावर इंसिडेंट के फौरन बाद कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इलेक्शंस का मसला है, गवर्नर से खत लिखवा दिया गया। कराची में भी इनकी अपनी हुकूमत है, वहां भी फौरी तौर के ऊपर अब ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना के ये कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे। क्योंकि मेरी इतलात जो बावसूख और जराए की जो इतलात है, खामोश मुजाहिदों की जो इतलात है, वो ये है कि जी इलेक्शन हर हाल में डिले करना है, और हम्म, अगर आप डिले ना कर पाए तो फिर कोर्ट से ऑर्डर ला के इसको डिले करवाना है। तो हम्म, कोर्ट से ऑर्डर तो नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करके ही लाया जा सकता है सर। तो आपको सर ये नहीं लगता कि ये नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है? ये जो बिल्कुल। इस तरह के धमाके और इस तरह के हमले जो है, पाकिस्तान तो मर्सनरी से भरा हुआ है, उनसे करवाना कौन सा मुश्किल है? और टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन इतने ज्यादा फैक्शंस हैं टीटीपी के कि पता नहीं हूं केड़ा ये काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। और ये काम हम्म, तो हम लोग मास्टर्स हैं, ये काम करवाने के अंदर, ये प्रॉक्सियां लड़वाने के अंदर। तो अपने ही लोगों के जो है और आपको पता है कोलेट्रल डैमेज के नाम के ऊपर पुलिस और उसके बाद रेंजर की कुर्बानी देना तो इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला है कोई नहीं, और आम आम आदमी की कुर्बानी देना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। तो मुझे सर ये बताइएगा कि इज इट पॉसिबल कि ये फॉल्स फ्लैग करके मजीद इलेक्शन को जो है खींचने की तैयारी हो? क्योंकि वो तो इन्होंने करना ही करना है। अभी तक इनको जो है वो चोरों के ऊपर से ऑर्डर भी यही है। आदिल, देखें, हमें ना जब हम इस तरह का तज्जिया करते हैं तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमें ना मुख्तलिफ सिनारियोज के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। एक सिनारियो जो मैंने कहा था कि जी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी लैकिंग है, ये इनके अंदर वो रही नहीं, या इनके अंदर इतनी कमजोरी है इंडिपेंडेंट कमांड करने की, जिम्मेदारी लेने की, कि ये पूछते हैं कि ये करें ना करें। तीसरी बात है आप वाली कि जी ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है, जानबूझ के करवाया हो, इनको कहा हो तो चुप चुप करके बैठे रहो, 2-3 घंटे मत जाना, या जितने अरसे मत जाना, उसके बाद जाना और फिर उड़ा देना, और ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी और इलेक्शन डिले करने की। दो बातें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। एक बात तो ये है एहसान, आदिल, कि मुझे 100% बहुत सीनियर एक सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल लॉयर ने, जो कि बहुत इफेक्टिव लॉयर है, उन्होंने कहा है कि मेहदी साहब, कोर्ट कभी भी इजाजत नहीं देगा किसी किस्म के हालात में इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट और
टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, इसको तो आप भूल जाए। एक उसने मुझे कहा, अब मैं उसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। जिस किस्म की जुडिशियल एक्टिविज्म हमने आज देख ली है, सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को बताया, सिकंदर सुल्तान राजा दाहिर, उसको बुलाया, वो नहीं गया, कहता जी मैं नहीं जा सकता, मैं मजाज ही नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने। बदमाशी आप देखें, मैं मजाज ही नहीं हूँ, मैं, आप मुझे बुला नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है आप मुझे बुला नहीं सकते। फिर अभी प्रेसिडेंट ने उसको खत लिखा कि तू 20 फरवरी को आके मुझे मिल, अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद। तो एक तो ये है कि दूसरी साइड पे एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है। तो दूसरी बात जुड़ी हुई है ना आपकी लेकिन फॉल्स सर फ्लैग की। सिकंदर सुल्तान राजे के अपने अंदर ये जरूरत तो नहीं है ना कि वो इस किस्म की बात करे, उसको पीछे से थापड़ा जो है वो जाहिर बात है अफारा से दिया गया है। आसिम मुनीर यार, आसिम हम्म। मुनीर, नदीम अंजुम, ये दो कव्वे लटकेंगे तीसरी कव्वे के साथ, ये इनको नहीं पता। ये 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 1980 के दिहाई में फिर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी तक हम इसी तरह जो फौज का धौंस है ना उसमें हम कर देंगे। दूसरी बात जो जोड़ी हुई है, एहसानुल्लाह, एहसान जो याद है टीटीपी का एक था जो भाग गया था या भगाया गया था, मेरा तो ख्याल है जी उसको भगाया छोड़ा गया जी था। जी उसने एक बार से एक बयान दिया जिसमें उसने लिस्ट दी कि ये मेरे पास एक आईएसआई का ब्रिगेडियर है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे पास वो सारी रिपोर्ट आई है। उसने मुझे ये नाम दिए कि जी इन लोगों को आपने कत्ल करना है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, फरतुल्ला बाबर और फारूक नायक और इस तरह के लोग, और पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के और दूसरी पार्टियों के लोग। और इसने इनकार कर दिया, कहते जी मुझे उन्होंने कहा कि इन आदमियों को तुमने उड़वाना है, ये आईएसआई का हमारा ब्रिगेडियर उसको हम्म उससे कह रहा है। तो ये तो हम्म अब इतना ऑब्वियस हो गया है आदिल, ये मुल्क जो है, ये इन इन लोगों के हाथ में एक एक सेकंड ज्यादा रहना, इस मुल्क की एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। मैं जब ये कहता हूं ना कि फौज के अंदर मुहिब वतन अफसर, जेसीओ, एनसीओ जवान मुल्क को बचाते हैं, लोग कहते हैं आप इंस्टिगेट कर रहे हैं इनको इंसरेक्शन के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं कि ये अपने सीनियर अफसरों पे कहें कि सर अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। इनसे सवाल करते रहे, इंडिविजुअली सवाल करते रहे, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इनको हम्म। जब तक ये नहीं करेंगे, अगर अगर ये नहीं माने तो फिर तो फूट पड़ेगी। कैसे नहीं हो सकता आदिल, मुझे आप बताएं कि एक फौज में जिधर वहां भी आपको पता है कि 80% 90% लोग जो है वो एक फ्री एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, इमरान को चाहते हैं। यार ये महंगाई का पहाड़ इनके पर पड़ेगा आगे, जब हालात खराब होंगे इन्हीं, ये फौज के लोग भी तो उसमें सफर करेंगे ना, सिपाही सर अभी भी जवान है। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, 10 तारीख से आगे तनख्वाह चलती नहीं है सर। लेकिन कड़वा और गंदा सच ये है कि लोग जो हमारे बलोच भाई बात करते हैं जिनको मारा जाता है, और हमारे जो पख्तून भाई बात करते हैं जिनको मारा जाता है, कि ये क्योंकि फौज पंजाब डोमिनेंट है इसलिए पंजाब की पार्टी ले आई है, इमरान खान को ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं देना चाहते, वो कहते हैं ये पठानों की पार्टी है। लसानियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अल्लाह मुझे माफ करे, ये सोच नहीं है। मैं पंजाबी होते हुए इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, पंजाब पूरे का पूरा स्वीप कर जाएंगे। नून लीग किसी पार्टी का निशान नहीं बचेगा पीटीआई के अलावा वहां पे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने दें। जिमनी इंतखाबात पंजाब के हुए, वो इस बात की गवाही है। लेकिन सर फिर भी इन चोरों को, और चोर हैं सेंट्रल पंजाब के ही चोर हैं सर, और उनके साथ मिल गए हैं सिंध वाले, वो तमाशा देख रहे हैं, जरदारी साहब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि ये अपनी मौत आप मरेंगे, अपनी सियासत मार रहे हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी क्या मजबूरी बन गई है, मैं पूछता हूँ हाफिज जी की, इससे पहले बाजवे की इतनी बड़ी मजबूरी तो हमें पता चल गया कि पैसा वाह वाह खा लिया था, अरबों रुपए का गाजने खाई है, तो अब टिड में भी पीड़ है। लेकिन ये हाफिज जी ने तो अभी तक कितनी गाजने खाई होंगी, अभी तो आए हैं जुमा जुमा, 8 दिन इनको हुए हैं। इनको इतनी बड़ी क्या मजबूरी पड़ गई है कि सर ये उनके आगे लेटे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, या ये लसानियत है, या ये फिरका वारियत है क्या सर? ये इनको मसला क्या है सर? यार इसके ऑल ऑफ दी अबव, ये कमजोर आदमी है, बहुत सख्त इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, इसलिए कि एक ये जो कि ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही एक लोअर 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 मिडिल क्लास खानदान से है। इसके पास, इसके बाप के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि इसको पाल सकता, तो उसके उसके मामू ने पाला जो कि एजाज अमजद का दोस्त है। इसका पीएमए उसके अंदर स्टाफ कॉलेज में क्या लिखा हुआ था, द डिसीवर। हम्म डिसीवर का क्या मतलब है, उर्दू में क्या धोखा मतलब देने वाला। है?
धोखा देने वाला। धोखा दे, और मतलब वो। एजाज अमजद के बेटे का करियर वरियर बना के और आगे आके तारीफें करके, मैंने इसको खुद देखा है एजाज अमजद के उठाते हुए, खुद सर ये जो है अपना जो है वो चीफ के लिए इसने अपने आप को पोजीशन किया है। तो इससे हम सर फिर क्या उम्मीद करें, और अगर इससे उम्मीद ना करें तो फिर हम किससे उम्मीद करें? फिर उम्मीद तो हमारी जजों से ही है। सर आपको नजर आता है कि इस जुडिशरी के अंदर कोई ऐसे लोग हैं, हम्म, मौजूदा जुडिशरी के अंदर, जो पाकिस्तान को इस वक्त बचा सकते हैं, जी जो बिल्कुल, तबाही उनके सामने खड़ी हुई है? बिल्कुल आदिल, बिल्कुल है, और हम देख भी रहे हैं, और ये चढ़ता भी जाएगा, और ये एक्टिविज्म होती जाएगी। देखिए ना, पहले शुरू में मैं और आप ही कहते थे ना, जो बातें हमने शुरू की हैं 8-10 महीने पहले, सिर्फ मैं और आप कहते, हमें कितनी गालियां पड़ती थी। बिल्कुल। वही लोग जो हमें गालियां देते थे आज कहते गद्दारी हैं का यार। ठप्पा सर, अभी भी कैंपेन मेरे खिलाफ तो ऐसी ऐसी कैंपेन सर चल रही है, करोड़ों रुपया ये जो है हरामजदगी के अंदर हराम की राह कर रहे हैं, उस झूठ को फैलाने में जिसके पैर ही नहीं है सिरे से। लेकिन सर ये हक सच की बात के ऊपर आते नहीं है। हम्म, तो मैं मतलब ये बात ये कर रहा था कि बहुत पूरा पाकिस्तान अब वो बात करता है जो मैं और आप करते हैं ना, पहले जी तो सर। कोई भी नहीं करता था। तो जी सर। जजेस का भी यही है, एक ने एक खड़ा हुआ, अब दूसरा, अब तीसरा, अब सारे आहिस्ता 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 खड़े होते जा रहे हैं, और ये खड़े होते रहेंगे। वैसे ही हर वक्त मैं आपको कहता हूं आदिल, तीन, अल्लाह सुब्हान ताला की जात, अवाम, अब चार, फौज के अंदर मुहब्बे वतन अफसर, जेसीओ, एनसीओ जवान, और हमारी अदलिया, इनसे हमें उम्मीद है, और इसी इसी से हमारी आगे बका होगी। फौज का रिफॉर्म बहुत जरूरी है आदिल। अगर ये इसी किस्म का सिस्टम रह गया कि इसी किस्म के जर्नलों की प्रमोशनें हुई, इसी किस्म का आर्मी चीफ आया बेलगाम, उसके पास ताकत हुई, जिस मर्जी को मार दे, जिस मर्जी को उठा दे, जिस मर्जी को अरशद शरीफ की तरह कत्ल करवा दे कीनिया के अंदर, हम नहीं बच सकते। फौज का रिफॉर्म सबसे पहले है। और मैं तो बार बार कहता हूं, और मैं इमरान से भी अपील करता हूं कि यार, सिर्फ उम्मीद अगर है वो कहते हैं ना वो कौन डालेगा, वो घंटी कौन डालेगा, हु विल बेल द बि- कैट, बिल्ली के घर, जी। वो इमरान जैसा ही सर फिरा मीटर आदमी डालेगा, उसके पीछे अवाम की ताकत होगी। अगर वो बैठ गया, अगर वो घबरा, अगर वो उसने कोई कहा कि अच्छा नहीं यार इधर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं इनसे, ये नहीं नहीं नहीं, आपको 100-150 जर्नलों का सफाया करना पड़ेगा, घर भेजना पड़ेगा, नए तुर्की ने आपको भी तो किया ना सर, तुर्की ने है। किया है सर, उन्होंने तुर्की फांसी, में किया, तुर्की ने बिल्कुल किया। फांसी चढ़ी है सर। आपको एयरफोर्स से भी निकालना पड़ेगा, नेवी से। हम्म। एयरफोर्स का जो वो चीफ है, उसकी अगर आप बातें सुन लें, उसकी नवाब, उसका शाहाना जिंदगी, तर्ज जिंदगी, ओहो हो, मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, वो किस किस्म का आदमी। ये आपको सफाया करना पड़ेगा अंदर से। मुहिब वतन यंग ब्रिगेडियर्स को आप मेजर जनरल एक्सेलरेटेड प्रमोशन दें, उनको ऊपर लेके आए, फौज को रिफॉर्म करें। हमने सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट देखी है ना आदिल, वो ये देखनी है कि यार हमें ये 6.5 लाख की फौज चाहिए कि नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि चाहिए या ना चाहिए, हमने इस पर बहस शुरू करनी है कि हमें 6.5 लाख बंदों की फौज चाहिए। इसके क्या मकासद हैं इस फौज के? इस मकासद को हासिल करने के लिए हमें किस किस्म की फौज चाहिए, हमें किस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, हमें किस किस्म का वेपन सिस्टम चाहिए, हमने कितने बजट इनको देना है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बजट नहीं देना, लेकिन हमने इस फौज को पहले तो इसको अपने आप से बचाना है कि ये ना तबाह हो जाए। इसलिए अगर ये तबाह हो गई तो पाकिस्तान का जो आखिरी जो छोटा मोटा लकड़ मकड़ जो पड़ी है वो भी नहीं होगी। और फिर हमने इसको पाकिस्तान से बचाना है कि ये पाकिस्तान को ना तबाह करे। फिर ये रिफॉर्म फौज आए जो पाकिस्तान का दिफा करे। पैसे देने के लिए तैयार है कौम, और देती रही पाकिस्तान है। से इसको बचाना है, पाकिस्तान से इसको बचाना है सर, मतलब पाकिस्तान से पाकिस्तान से। इसको बचाना है कि ये रिफॉर्म हो तो ठीक हो। आदिल देख, आप सोचें, और सर वो मुझे हम टॉप टीयर की बात कर रहे हैं, जर्नैलों की बात कर रहे हैं, जिसको देख के फिर सरहद पार जर्नैलों की बीजियां कह दी हैं कि लदड़ बंदा जर्नैल हवे थे पाक फौज विच होए हैं सर। ये जो बदमाशी है ना सर, यहाँ वीआईपी रूम्स जो हैं, जनरल साहब के अलावा कोई जा ही नहीं सकते जनरल साहब की। और मैंने सर कमांडर्स को देखा है कि जनरल साहब गेस्ट आ रहे हैं तो वो कमोड पे बैठ के देखते हैं, खाकी वर्दी पहने हुए कमोड, मैंने अपनी आंखों से, गुनहगार आंखों से देखा है। आदिल आदिल इस नाम पे और वो कमांडर सर, वो कि जी कमांडर कंफर्टेबल कमोड पे बैठेंगे या नहीं, और वो कमांडर इस वक्त 3 स्टार है सर, और वो इमरान खान को गालियां निकालता है, और वो इस वक्त 3 स्टार है वो कमांडर। मैंने उसको देखा है सर ये हरकतें करते हुए। और सर इन लोगों से हमें, मैं और आप मुत्तफिक हैं कि ये बिल्ली की गर्दन में घंटी
जुडिशरी बांधेगी, अदलिया बांधेगी। अदलिया सर 50-50 है, डिवाइड है। अदलिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप सर? यार अदलिया अदलिया से यही है कि शेरबान शेरबान, ठीक है ना, खुदा के लिए पाकिस्तान आपके टूट रहा है, गिर रहा है, आग लगी हुई है, आपने बचाए, प्लीज बचाए। मैं बड़े एक तो थोड़ी दो बातें याद आ गई तुम्हारे उस पे कमोड पे। आदिल, सीएमएच का जो टॉप फ्लोर है ना, वो सर सिर्फ 4 स्टार जनरल्स के लिए, सिर्फ। जी सर, जी मेरा सर। एक जनरल दोस्त था, उसका बेटा बीमार था, मैं उसको मिलने गया तो वो अंदर सीएमएच बैठे पिंडी बातें। की बात कर रहे हैं आप, हाँ सीएमएच जी, जी, पिंडी जी। की? तो मैं जी सर। ऐसी सीढ़ियाँ थी, मैं ऐसी क्यूरियस आदमी चढ़ के ऊपर गया, ऐसे लगा मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। गोल्ड प्लेटेड सोफे सेट, बड़े-बड़े बिस्तर, बड़े-बड़े बेडरूम, ड्राइंग रूम। ओ मैं इधर जाऊँ कमरे में, फिर दूसरे में जाऊँ, तीसरे में जाऊँ। एकदम एक बंदा है, "सर, जी सर।" मैं कहा, "हाँ भाई क्या?" "सर, जी सर, बताएँ सर।" मैंने कहा, "क्या यार, सॉरी मैं बस ऐसे ही।" "सर यहाँ आने का ऑर्डर नहीं है।" मैंने कहा, "ऑर्डर क्यों नहीं है यहाँ आने का?" कहते हैं, "सर ये सिर्फ जनरल 4 स्टार के लिए।" मैंने कहा, "क्या मतलब?" कहता है, "सर ये सिर्फ फ्लोर 4 स्टार के लिए है। इधर कोई अल्लाह करे इधर सर। 3 स्टार 2 स्टार का भी इलाज नहीं हो सकता। आप उससे ये नीचे सोच।" वाला फ्लोर है सर 3 और 2 स्टार के लिए, वो हाँ, भी तो वीवीआईपी है सर। नीचे हाँ वाले सर। फ्लोर पे ही मेरा जर्नैल दोस्त का बेटा था। हाँ सर, वो भी बड़ा ही बहुत ही शाना इंतजाम ओह है सर, बॉय! उसमें कोई शक और नहीं है। आदिल मैं और सर 1900। मेरा मामू लेफ्टिनेंट कर्नल कैंसर 4th स्टेज का था। बाजवे ने कहा कि जिसको अस्पताल से निकाल दो, अगर आदिल राजा अल्लाह! जो है वो वी लॉग नहीं बंद करता। मैंने वी लॉग मुझे बंद करने पड़े। और वो एक कमरे के अंदर थे, जिस बड़े जबरदस्त तरीके से जीवन एमओ रहा हुआ बंदा सर, तगड़ा किस्म का उसका कैरियर रहा हुआ। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल। 4 ऑफिसर एक ही कमरे के अंदर थे जिसमें उसको रखा हुआ था आखिरी दिन तक, उनकी वफात तक सर। तो आदिल ये इतना बड़ा फर्क सर। और ए सिर्फ ये सर यहाँ पे इलाज के अंदर नहीं है, सजा के अंदर भी है। एक हुँ, लेफ्टिनेंट कप्तान अगर किसी औरत के साथ उसकी शिकायत कर दे कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, तो उसको फौज से लेफ्टिनेंट कप्तान को विद पनिशमेंट, विद ड्यू पनिशमेंट मेजर तक को फारिग कर दिया जाता है सर। लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल को जो है सर वो रेप्रिमांड दिया जाता है सर इसी जुर्म के ऊपर। ब्रिगेडियर को सर जो है वो वार्निंग दे दी जाती है सर। और जर्नैल को शाबाश दी जाती है सर। मैंने खुद देखा प्रमोट होते हुए जनरल, नाम अगर कहेंगे तो नाम लेके बताऊंगा कि कोई नहीं भी जनरल है हुन भी कम है होशियार होंदा है, की गल है, मतलब सर उनको कवर कर दिया जाता है। उनको उसको सजा नहीं उस दी जाती सर। उसको तोहफे में ना गोलियां दी जाती हैं कि और काम। अच्छा आदिल, मैं एक छोटी सी बात पे एंड करता हूँ, इन्हों लंबा हो गया। आदिल, मैं जब कप्तान था ना, तो एक कोर कमांडर थे, उन्होंने सीओ को कहा कि मुझे ना हैदर मेहदी चाहिए एज एन एडीसी। तो सीओ ने उसको कहा कि सर हैदर मेहदी को ना लें, ये आपके काबू में नहीं आएगा, ना इसने आपकी डायरी उठानी है, ना सोटी उठानी है, ना आपकी ऐनक उठानी है, और ये गाड़ी में पीछे बैठेगा आपके साथ, ये अगली सीट पे नहीं बैठेगा। बोले कि नो नो नो, अच्छा ठीक है, ये सब है, मुझे बुलाओ उसको। तो बुलाया, मुझे गया, वो आया हुआ था विजिट करने हमारी यूनिट में, मार्शल लॉ लगा हुआ था। मुझे बुलाया तो जनरल साहब ने, सीओ ने कहा कि चाहिए भाई ये। मैं मुस्कुरा गया, तो उसने मुड़ के कहा कि सर मैं आपको कह नहीं रहा था। तो उसने कहा, हाँ भाई हैदर कर। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं बड़ा आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट आई लाइक टू स्टे इन द यूनिट। अब आप सोचे, कोर कमांडर का एडीसी बड़ी चीज थी, कि थी लाल बिल्ला आते ना, मौज मेला नहीं जरा सर, बदमाशी। ग्लोरीफाइड बैटमैन हर कोई नहीं बनना चाहता ग्लोरीफाइड ना सर, वो बैट्समैन। आपने इंतजार तो कर रहे जब हैं। मैंने कहा नहीं सर, अच्छा। तो फिर सीओ, जब मैंने कहा ना नहीं सर, तो कोर कमांडर चुप कर गया। तो सीओ ने उसको कहा, सर मैंने आपको कहा नहीं था, ये ना आपकी टोपी पकड़ेगा, ना बेल्ट, ना आपकी सोटी, ना आपकी डायरी, और ये पीछे बैठेगा। हाँ हैदर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस मुस्कुरा गया। तो यार नहीं ये सर, मैंने देखे हैं इस तरह के, अगर वो आपको रख लेता तो मैंने ऐसे एडीसीज भी देखे हैं जो जर्नलों को ग्रूम करते हैं। मैंने हम्म, ऐसे भी एडीसीज देखे हैं। लेकिन वो कोई सर 100 में एक ही होता है सर। अल्लाह अल्लाह। जी सर। तो बस यार ये था। सर हमारी दुआएं हैं इस जुडिशरी से कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है हमारी कौम और हमारे मुल्क को बचाने के लिए। जज साहिबान, वही जज साहिबान जिनके खिलाफ हमारे जहनों में खन्नास भरा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे लोग, ठीक है उन्होंने जो भी वो अदबिया पेपर मिल केस में जो भी किया उसके ऊपर कोई टेक्निकल ग्राउंड जरूर होंगे, लेकिन उसकी वजह से मुझे इतना जरूर पता है कि जर्नलों की जान निकलते मैंने देखी है कि वो अगला चीफ जस्टिस लगने लगा है। तो इसका मतलब है यार उस बंदे के अंदर कुछ है। इस जुडिशरी के पास कुछ तो ऐसी चीज है कि जर्नलों की जान निकलती है। और ये पूरे का पूरा एक सेक्शन डेडिकेट किया हुआ है जजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनकी वीडियोस, उनकी उनकी फैमिलीज की वीडियोस बनाने के लिए।
एक पूरा सेक्शन इस्लामाबाद में जो सेक्टर कमांडर कोसार है, फहीम रजा, ब्रिगेडियर फहीम रजा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पक्का लगा हुआ है। हर जिले के अंदर जो है वो, हर कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में, लाहौर में सेक्टर कमांडर ने एक स्पेसिफिक ऑफिसर लगाया हुआ है। और लाहौर में जो फैसला दिया गया लाहौर हाई कोर्ट का 90 दिन का, उसके ऊपर जस्टिस जवाद को गंदी गंदी गालियां किसी वजह से निकाली गई। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के साथ साथ जनरल फैसल नसीर की तरफ से उम्रे पे जाने से पहले। तो जुडिशरी जो है वो कुछ कर सकती है, इसी वजह से ये डरे हुए हैं सर। तो हमारी जुडिशरी से ये उम्मीद है, ये अपील है, ये हमारी जो है, हम पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से हाथ जोड़ के कहते हैं कि जज साहब पाकिस्तान को बचा लें आप। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने हाथ जोड़े में, नहीं तो हाथ हमने कभी जो है ना वो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं जोड़े। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के कहते हैं जज साहब, पाकिस्तानियों की तरफ से हाथ जोड़े हुए हैं आपको कि पाकिस्तान को बचा लें आप। आज़ाद इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उसके बाद ये मामला सीधे होंगे। और एहतसाब करें, एहतसाब को प्रमोट करें, ये बदमाशी खत्म करें बराए मेहरबानी, और जिन्होंने बदमाशी की है उनसे हिसाब किताब लें। इसके साथ सर हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, इलाही आमीन, खुदा हाफिज।